हैं? वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल के लेक्चर में अपन ने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी अपन ने। ठीक बात है। करंट किसे कहते हैं, एवरेज करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ग्राफ दिया होगा तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड सो ऑन। अभी भी आज के लेक्चर में भी अपन कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ डेरिवेशन से रिलेटेड बात करेंगे। आज के जो डेरिवेशन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछे जाते हैं। ठीक बात है। आज की सभा में सबसे पहला वर्ड अपन यूज करते हैं करंट डेंसिटी। ध्यान से सुनिएगा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। ठीक है। और इसको डिफाइन किया जाता है करंट पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया is called current density, is called current density। ठीक है। अगर मैथमेटिकली लिखें तो J इजिकल टू लिखा जाएगा I अपॉन A। J इजिकल टू लिखा जाएगा I अपॉन A। ठीक बात है ना। यहां पे अपने को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर इसकी यूनिट लिखें तो यह आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। वैसे तो डेंसिटी होती है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जैसे अपन ने कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी निकाली तो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम निकाला, लेकिन करंट डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो पर यूनिट ऑफ एरिया कैलकुलेट की जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक। इसकी एक और खास बात होती है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होगा वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस फॉर्मूले में एक खास बात होती है जो अपने को ध्यान रखना है। J इजिकल टू आई अपॉन ए में जो A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कंडक्टर ले लिया और इसमें करंट इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ये होगा। ठीक बात है। करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका कर्व सरफेस एरिया अपन यहां पर नहीं लेंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक बात है। हाँ, नो 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 नो, कंडक्टर के सरफेस पर ट्रेवल करते हैं, नहीं, गलत हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कैन नॉट फ्लो, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। हियर इट इज चार्ज इज फ्लोइंग। फ्लो का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया इकट्ठा। जैसे स्विमिंग पूल का वाटर इज एक्यूमुलेशन, it can be transferred from one to another, okay, but water of river is flow,
it is continuous. Here charge is flowing. और थोड़ा सा आगे क्लैरिटी आ जाएगी जब अपन करंट कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसी के आगे की बात कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हम उसमें कोई जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत मतलब डिफिकल्ट या उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्लियरिटी आएगी। देखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए इसको लिखे अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन which is perpendicular to direction of flow of current, direction of flow of current। कैसे? दो अलग अलग फिगर बनाता हूं, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा करके ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर कंसीडर किया कुछ इस तरीके से, ये कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा हो गया, ठीक। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ गया। ये करंट की डायरेक्शन मान लेता हूं मैं आई, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक। और मान लेते हैं यहां पर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो J इजिकल टू, तो यहां पर सिंपल वे में लिख लिया मैंने I अपॉन ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बात है। J इजिकल टू लिख लिया मैंने I अपॉन ए। लेकिन अगर मेरे पास इस कंडक्टर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से मान लेता हूं, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक। तो यहां पर इस पैन को मैंने ऐसे स्लाइस कर दिया, ऐसे स्लाइस कर दिया, लेफ्ट में स्लाइस कर दिया, ठीक है। ऐसे स्लाइस कर दिया, ऐसे नहीं काट के ऐसे स्लाइस कर दिया। तो ये मेरे पास, ये कंसीडर कर लिया मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास ऐसा है, कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास ऐसा है, ठीक। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, ठीक बात है। अब ऐसा मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर अपन पढ़ चुके हैं। एरिया वेक्टर जब अपन ने गॉस लॉ पढ़ा था, जब फ्लक्स पढ़ा था, तो अपने को मालूम है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया के परपेंडिकुलर अपन ने डायरेक्शन ली। अगर मान लीजिए एरिया में ऐसा कंसीडर करता हूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, और अगर मैं एरिया ऐसा कंसीडर करता हूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू एरिया होती है। वही मैंने यहां पर लिया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है। कंसीडर कर लेते हैं ये मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास थीटा है, ठीक बात है। तो अब मेरे को इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मिल गए। एक कंपोनेंट मिल गया इधर मेरे पास ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट मेरे पास यहां पर मिल गया ए साइन थीटा। मेरे को एरिया चाहिए परपेंडिकुलर, इसका मतलब हो गया एरिया वेक्टर चाहिए करंट की डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरह,
मतलब यहां पर ए कॉस थीटा कंपोनेंट मेरे काम का है, ए साइन थीटा मेरे किसी काम का नहीं है। तो J इजिकल टू अगर मैं लिखूं तो यहां पे लिखूंगा J इजिकल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो इससे I इजिकल टू मैं लिखूं J ए कॉस थीटा, ठीक बात है, J ए कॉस थीटा। और अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मेरे को मालूम है ए बी कॉस थीटा इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड ए बी साइन थीटा इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर J ए कॉस थीटा है, तो यहां पर लिखा गया I इजिकल टू J डॉट ए, क्योंकि ए एरिया वेक्टर है और करंट यहां से बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी है। इस हिसाब से मेरे पास आता है कि J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J दैट इज करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको ऐसा भी बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट। बोलो ये बात समझ में आई क्या? आशुतोष, विश्वास, अमोघ, क्लियर है बात, है ना? ये रिलेशन भी बोलते हैं, इस तरीके से करंट डेंसिटी फाइंड आउट की जाती है, ठीक। ये टर्म हुआ अपने पास एक और करंट डेंसिटी। इसी के बाद एक और टर्म आता है अपने पास जिसे बोलते हैं अपन मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ध्यान से समझिएगा। इसे बोलते हैं कंडक्शन ऑफ करंट। अमोक तुम्हारा डाउट यहां पर क्लियर होगा। कई बार इसे बोलते भी हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे होता है? अपन ने ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे का कारण समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, कंडक्शन ऑफ करंट मतलब मैकेनिज्म ऑफ करंट, ये सोचें। कुछ बहुत छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक बात है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में कहीं पर पूछे नहीं जाते, लेकिन इससे अपने को चैप्टर की क्लैरिटी बनती है। अपन क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में अपने को और फील आती है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने कोई एक मेटल वायर लिया, कोई मेटल वायर लिया, तो इस मेटल वायर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, दैट इज 10 to the power 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा है, 10 to the power 21 है ना। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन का मतलब है जिसकी जहां मर्जी है वो वहां जा रहा है, या दूसरी भाषा में अपन ऐसा बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और मोशन करते में ये आपस में टकराते भी हैं, डेफिनेटली टकराएंगे, बहुत ज्यादा संख्या है इनकी, ठीक है। जैसे अपन बोलते कि एक मेला लगा हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आदमी की या वहां पर जो पर्सन प्रेजेंट है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो कभी झूले की तरफ जाता है, कभी खाने के स्टॉल की तरफ जाता है, कभी किसी और स्टॉल की तरफ जाता है, और इसी बीच में आदमी आपस में एक दूसरे से टकराते भी है। द सेम कंडीशन इज हियर। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, है ना। इनिशियली electrons are moving in all possible
direction, all possible direction, and during motion they collide with each other. और इस समय इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बहुत फास्ट होती है. They are moving with very fast speed, that is 10 to the power 5 meter per second. They are moving with very fast speed 10 to the power 5 meters per second. एवरेज लिया है, नॉट एग्जैक्टली 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. इस रेंज की होती है, इसलिए ऐसा लिखा जाए. ठीक बात है. अब देखें, मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, एक इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर करें. ठीक है, वो यहां पे गया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने उसे टक्कर मार दी तो वो इधर आ गया. ठीक बात है. फिर यहां से टकराया तो पता चला इधर चला गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया. मतलब कुछ भी कहीं भी जा रहा है और कुछ समय बाद वापस अपनी इस पोजीशन पे आया. सोच के देखें, इमेजिन करके देखें, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इधर आया, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गया. फिर यहां से इधर टक्कर खाया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर और कहीं गया, और फिर कुछ सेकंड बाद वापस उसी पोजीशन पे आया. उस पोजीशन पे किसी न किसी समय बाद तो आते ही रहेगा. बोलो, ये बात समझ में आई क्या? प्रत्युष, विश्वास, अनुराग, बात क्लियर है? आगे है ना? वो थोड़े समय बाद वापस अपने पोजीशन पे आया. जैसे ही अपने पोजीशन पे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. फिर से चालू हुआ, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर आ गया, फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट 0. मतलब अगर अपन देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0, एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0. मतलब इस कंडीशन में इनिशियली एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. और मेरे को मालूम है वेलोसिटी को लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी of electron is 0. Average velocity of electron is 0. Average velocity of electron is 0, but average speed is not 0. क्यों? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से डिराइव की जाती है, डिस्टेंस से डिफाइन की जाती है. यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन फिर भी उसने डिस्टेंस कवर किया है. और डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ पाथ कवर्ड. मतलब स्पीड 0 नहीं होती, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर तो पहुंच ही नहीं पा रहा है. सोच के देखें, यहां से इधर गया, फिर वापस इधर वापस वहां पहुंच गया. मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाता, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेट नहीं होता. इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेट नहीं हुआ, और हमें मालूम है करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन.
जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है इस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? से यस और नो? अनुराग? हाँ, फिर से समझो, कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन स्पीड जीरो नहीं। क्यों स्पीड जीरो नहीं? क्योंकि ये तो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, और स्पीड को डिराइव किया जाता है डिस्टेंस से, या स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस से। ठीक है, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर नहीं पहुंच सकता। इसका डिस्प्लेसमेंट किसी समय बाद फिर जीरो, वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद घूमेगा फिरेगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में यहां पर कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब यहां पर फ्लो ही नहीं है तो करंट भी नहीं है, मतलब इस कंडीशन में इस पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? हीट जनरेट होगी? नो, हीट जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये काइनेटिक है, टक्कर मारेगा, काइनेटिक एनर्जी डाउन करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फिर टक्कर मारेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर गेन करेगा, एक्सचेंज चलता रहेगा। अगर कोई एक वायर पड़ा हुआ है तो क्या वो गर्म हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता। क्यों? तुम्हारी बात सही है, टक्कर मारेगा, घूम रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, यस एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन गेन करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। अगर मान लो उसने एनर्जी रिलीज कर दी और गेन नहीं की, तो वो तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। सोच के देखो, है ना? लेकिन वो तो कंटिन्यू मोशन में है, कंटिन्यू मोशन में है, इसलिए वो गेन करेगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज देयर डेफिनेटली। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है, एक्चुअल में होता भी ऐसा है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहती है, बिल्कुल सही बात। मेरा ख्याल है यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो इसको नोट करें। तो इसी के आगे की कहानी समझा रहा हूं ताकि आपको फील होगा कि करंट का मतलब क्या हो। ध्यान, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर and an electric field is set up in the conductor। जैसे ही अपन ने इस कंडक्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया, ये कंडक्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया, पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया, इसका मतलब है ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव लिया जा सकता है, कैसे भी कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव। 3 वोल्ट अप्लाई कर दिया और इसकी लेंथ मान ली मैंने एल। ठीक बात है। तो मेरे को एक रिलेशन मालूम है कि E=V/L होता है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। ठीक बात है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात हमें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर सेट हो गया, मिल गया। अब एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझना। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड applied a force on electron, that is F is equal to E into E. E क्या है, E is charge on electron, charge on electron। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? यस, है ना। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is opposite to the direction of electric field। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस डायरेक्शन में चलने लगे, इस डायरेक्शन में चलने लगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन starts moving, electron starts moving in a specific direction, with a speed, and flow of electron set up in conductor, which is known as current. Flow is set up in the conductor and conductor constitutes current, and direction of current is opposite to the direction of flow of electron. So direction of current in the wire is in this direction. इसको इस तरीके से समझिए। पहले मान लीजिए आपको घर से एक 2 व्हीलर दे दिया गया, ठीक है, आप अकेले, और आपको बोला गया कि आप यहां से वो पर्टिकुलर दुकान पर जाइए और वहां से ये सामान लेकर वापस आइए। लेकिन चूंकि आप अकेले हैं, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो आप पहले अपने दोस्त के यहां गए, 2-4 मिनट गप्पेबाजी करी, फिर उसके बाद और मोबाइल वाले के यहाँ गए, वहां से मोबाइल रिचार्ज किया और फिर दुकान पर गए। मतलब यू आर इन अ रैंडम मोशन
दैट विल बी दिस कंडीशन जो अपन ने यहां पर लिखी थी। ठीक है, पहले अब आपके ऊपर एक फोर्स लगा दिया गया। मान लीजिए घर का कोई बड़ा, मान लेते पेरेंट्स, पापा आपके साथ बैठ गए टू व्हीलर पर। ठीक है, काम वही करना है। अब आप सीधे दुकान पर जाएंगे और वापस आएंगे, मतलब आपके ऊपर एक फोर्स लगा दिया गया, तो यू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कम बैक। द सेम थिंग इज हैपन इन दिस। पहले वाले कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। लेकिन जब पोटेंशियल ड्रॉप लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। वो फोर्स उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाता है और करंट सेट करता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट करता है। Thus, current flows in the conductor। इसका मतलब ये हो गया, जब तक इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पोटेंशियल अप्लाई करके जनरेट नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी वेज कि यहां पर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दूं। ठीक बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एन अनदर एग्जाम्पल, जिसका थोड़ा सा पार्ट आपने 10th में पढ़ा है। यहां पर अपन इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिलहाल वो आगे की बात है। यहां पर क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, अरे अनंत भाई, मेरे को तो लगा कि ये तो मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई है। चलो भाई साहब, पूछ लेता हूं फिर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड exert a force on the charge, हाँ या ना? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो होगा Q इंटू ई। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू ई, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? यस। अमोक, मेरा ख्याल है तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो मैकेनिज्म ऑफ करंट हुआ कि करंट क्यों और कैसे फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स नहीं लगेगा वो सीधे सीधे दुकान पर नहीं जाएंगे, ये तय है। जैसे ही फोर्स लगेगा तो वो दुकान पर जाएंगे और वापस आएंगे, ये भी तय। ठीक बात। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक और, इस फोर्स के कारण एक्चुअल में हुआ क्या और कौन सी टर्म आई, ध्यान दीजिए। ये जो स्पीड आई इसमें इलेक्ट्रॉनों में, चूंकि ये फोर्सफुली लाई गई है, और फोर्सफुली लाने को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खींचना। जैसे मान लीजिए दो दोस्त जा रहे हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसे पकड़ के ले जा रहा है साथ में। कई बार ऐसा बोलता है ना अपन, चल यार चल यार, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट करना। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है, दैट इज टोक्यो ड्रिफ्ट, शायद आप लोगों ने देखी होगी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है फोर्सफुली ले जाना।
इन इलेक्ट्रॉनों को भी फोर्सफुली ले जाया गया है। तो इसके कारण वो जो स्पीड एक्वायर करते हैं उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस कंडीशन, इन दिस condition, speed of electron is known as drift speed of electron, known as drift speed of electron, and it is represented by Vd। देखिए, जब इनिशियली इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। द वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ऐसा बोले, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी लेस, दैट इज, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, इतनी रिड्यूस हो जाती है। मतलब जब अपन पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक बात है। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस स्पीड को बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, करंट मैकेनिज्म क्लियर क्या? यश, समझ में आया? यस। विश्वास क्लियर है यहां तक बात? यस। नोट डाउन करें इसको। तो देखिएगा, और अभी इसी पर और थोड़ा सा डेप्थ में चर्चा करता हूं। मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन जो बोर्ड एग्जाम में, ये सारा डिटेल में मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर में पूछा जाता है और लगभग हर बार पूछा जाता है। 3 नंबर में पूछा जाता है तो बोलेगा डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करें। ऐसा कंडक्टर के ऊपर मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई कर दिया, ये प्लस ये माइनस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनेगा। पहले की कंडीशन इमेजिन कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पे आ गया वापस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अब उसके ऊपर फोर्स लग गया, उस फोर्स के कारण वो थोड़ा सा धक्का खा के आगे आ गया। ठीक है, और ये फोर्स कंटिन्यूशन में है तो उसके ऊपर धक्का लगते ही चले जा रहा है, फोर्स लगते जा रहा है, थ्रस्ट लगते चले जा रहा है, आगे भागते जा रहा है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर लूं, एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लूं, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, तो बताना सिचुएशन समझ में आई क्या आपको। इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां गया, ठीक है, यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, लेकिन अब यहां पे आने की बजाय वो यहां पे चला, थोड़ा सा आगे हो। क्या ये सिचुएशन समझ में आई? बिकॉज ऑफ फोर्स, है ना, बिकॉज ऑफ फोर्स उसको धक्का लग गया। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की कहानी देखिए। ठीक है, इसको मैंने जूम कर दिया, मतलब सिर्फ इतनी कहानी देखूंगा। यहां पे था इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यहां पर पहुंच गया।
ठीक है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी और एक बहुत कम टाइम इंटरवल के बाद यहां पर आई। ये ऐसा क्यों हो गया भाई? क्योंकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था ई के कारण, ठीक। और इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज लैम्डा, दैट इज नोन एज लैम्डा, ठीक। समझना आगे की बात। यहां से लेके यहां तक इस इलेक्ट्रॉन ने किसी को टक्कर नहीं मारी, ये यहां से लेके यहां तक किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर नहीं मारी इसने, यहां पहुंचा। फिर इसके ऊपर टक्कर लगेगी तो थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, लेकिन फोर्स लगेगा तो फिर आगे भागेगा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक ये है टक्कर फ्री, मतलब कोलिजन फ्री। इस छोटे से टाइम इंटरवल में, इन दिस स्मॉल टाइम इंटरवल, दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोलाइड, ठीक है। इन दिस स्मॉल टाइम इंटरवल, इलेक्ट्रॉन does not collide with other electrons, ठीक है। और ऐसा हर छोटे टाइम इंटरवल के बाद होता रहेगा, ठीक। तो इस जो लैम्डा है इसको बोलते हैं फ्री मीन पाथ। कई बार इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उतनी डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन ने बिना टक्कर के कवर की है उसको बोलते हैं अपन मीन फ्री पाथ। बोलो ये बात समझ में आई क्या? सोच पा रहे हो क्या ये बात? सुबोध, अनुराग, ये बात समझ में आई? है ना, ठीक। मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ और जो ये स्मॉल टाइम इंटरवल है, स्मॉल टाइम, इसको पहले और अच्छे से डिफाइन कर दें। मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन between two successive या consecutive collision। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, सक्सेसिव भी लिख सकते हैं, कोई भी एक वर्ड, लगातार। दो लगातार टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की हजारों टक्कर होंगी और ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्री रहेगा, तो उन सबका मीन ले लिया गया है, उन सबका मीन ले लिया गया है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, this small interval of time, जहां पे ये टक्कर फ्री है उसकी बात करो। दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम
is called relaxation time, and it is represented by tau. अब ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको टाइम दिया गया, इसको बोला गया रिलैक्सेशन टाइम। क्यों बोला गया रिलैक्सेशन टाइम? क्योंकि ये टक्कर फ्री है, रिलैक्स है, इसलिए बोल दिया गया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और ये बहुत छोटा होता है। कितना? द एवरेज वैल्यू, या ऐसा बोले जनरल वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, वैल्यू ऑफ relaxation time is 10 to the power minus 15 second to 10 to the power minus 14 second. Can you imagine this? 10 to the power minus 15 second, 1 Fermi second. अपन इसको सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा टाइम इंटरवल लिया गया है। अमोघ, बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है? दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूं तो समझिएगा, F इज इक्वल टू, मैंने लिखा ई, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई, इसको लिखा मैंने एम ए ई, तो ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ई बाई एम। ठीक, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया मैंने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हो गया लैम्डा, ये हो गया 0, प्लस हाफ ए की वैल्यू मैंने लिखी ई बाई एम, और ये लिख लिया टाउ स्क्वायर। क्यों? डिस्टेंस लैम्डा के लिए टाइम इंटरवल टाउ है, मतलब लैम्डा मेरे पास आ गया ई टाउ स्क्वायर बाई 2m। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्री मीन पाथ, या मीन फ्री पाथ, दोनों तरफ एक ही बोलते हैं अपन, है ना? ये एक्सप्रेशन आया। बोलो, ये एक्सप्रेशन क्लियर है क्या? सभी को समझ में आया बच्चों? सुबोध, शिवम आ गया? अब इसी से अगर आगे बात करें तो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल हो गया भैया। लैम्डा की वैल्यू मेरे को मालूम है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अमोक, तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड मैंने लिख लिया वीडी, डिस्टेंस लिख लिया मैंने लैम्डा, और टाइम इंटरवल है टाउ, वैल्यू रख देता हूं, एक्सप्रेशन आ जाएगा। वीडी इज इक्वल टू लैम्डा इज ई टाउ स्क्वायर बाय 2m एंड टाउ, तो 1 टाउ इज कैंसल, सो वीडी कैन बी रिटन एज ई टाउ बाय 2m। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे V लगाया, यहां पर लेंथ इसकी L मान ली मैंने, तो ये तो लिख दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। We know that
we know that electric field is equal to potential upon length. तो VD इज इक्वल टू मेरे पास आ गया EV tau by 2ml in terms of potential. In terms of potential. देखें दोनों एक्सप्रेशन क्लियर है क्या? से यस और नो। शिवम चौहान समझ में आया? आशुतोष, विश्वास, ये 100% एक्सप्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है वो 100%। सो ड्रिफ्ट स्पीड इज एन एवरेज स्पीड, इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। नोट कर लीजिए बच्चों। मेरा ख्याल है थोड़ा सा करंट के बारे में फील आया होगा कि करंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है और करंट कब फ्लो होता है और कैसे फ्लो होता है।